कॉज म्यूटेशन। तो टुडे वी स्टार्ट आवर टॉपिक म्यूटेशन क्या होती है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विद डेफिनेशन एवरी एस्पेक्ट ऑफ म्यूटेशन कैसे होती है। ध्यान से समझना, आपके नीट में भी 1 to 1 क्वेश्चन इसमें से कवर होता है। तो म्यूटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपली म्यूटेशन इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप और यू कैन कॉल जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसको आप जीनोम कहते हैं। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक इंडिविजुअल का जो अपना जेनेटिक मेकअप होता है उसके लिए आपने टर्म यूज़ किया था बेटा जब हमने बेसिक ऑफ जेनेटिक्स पढ़ी थी, जीनोम। क्लियर? और जो पूरी पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप होता है उसके लिए हमने टर्म यूज़ किया था जीन पूल। हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले। तो जो भी सडन चेंज आता है किसके अंदर बेटा, किसी भी इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप में, जीनोम में, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि म्यूटेशन किन्होंने डिस्कवर किया था। तो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय, यू कैन राइट डाउन, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज की कॉन्सेप्ट आप इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे। सॉल्टेशन का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो ह्यूगो डी व्रीज ने इसको डिस्कवर किया था बेटा इन इवनिंग प्राइमरोज प्लांट। इवनिंग प्राइमरोज प्लांट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके निट में कवर होता है कि किन्होंने डिस्कवर किया था इसको। तो आपका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, ह्यूगो डी व्रीज ने डिस्कवर किया था और किस प्लांट में डिस्कवर किया था, इवनिंग प्राइमरोज प्लांट। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ इवनिंग प्राइमरोज इज ओइनोथेरा। ओइनोथेरा कई बार आपके नेट में ये साइंटिफिक नेम से आया है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना। साइंटिफिक नेम है, सो सेपरेटली अंडरलाइन। ये बायोलॉजी में बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है, या तो आप इसको लैटिन में लिखें या सेपरेटली इसको अंडरलाइन करें। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि म्यूटेशन क्या होती हैं, म्यूटेशन किन्होंने डिस्कवर की थी। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूँ तो ह्यूगो डी व्रीज ने इन इवनिंग प्राइमरोज प्लांट। नाउ कम ओवर म्यूटाजन। क्या होते हैं म्यूटाजन, नेम से क्लियर है, विच कॉज म्यूटेशन, जैसे कार्सिनोजन विच कॉज कैंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट पढ़ने वाले म्यूटाजन। अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कवर होगा बेटा, कौन कौन से म्यूटाजन होते हैं विद एग्जाम्पल। तो नाउ कम ओवर म्यूटाजन, थोड़ा फास्ट लिखें, रफ नोटबुक में कर लें। तो नेक्स्ट है म्यूटाजन। म्यूटाजन और म्यूटाजेंस आर द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट are defined as physical, chemical and biological agents which cause mutation। ऐसे एजेंट जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उन सभी एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, म्यूटाजन। और अगेन 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। क्लियर? तो हम उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल पूछा जाए नेम 2 बायोलॉजिकल म्यूटाजन, नेम 2 केमिकल म्यूटाजन, तो उसके ऊपर आपको एग्जाम्पल पे फोकस होना है। लेकिन हम थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस तरह से वो कॉज करते होंगे म्यूटेशन। क्लियर? सबसे पहली हेडिंग डालें केमिकल म्यूटाजन। कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। तो नंबर 1, नॉर्मली आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा जो म्यूटेशन है, कैंसर है, वो कौन कॉज करते हैं, केमिकल। तो सबसे पहले प्राइम इम्पॉर्टेंस पे हम रखते हैं केमिकल म्यूटाजेंस को। बहुत सारे डाइवर्स केमिकल हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन एंड इन टर्न ऑफ इट लीड टू कैंसर। तो केमिकल म्यूटाजेंस क्या होते हैं, दे इंक्लूड, किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं ये देखें आप। केमिकल म्यूटाजन इंक्लूड फॉलोइंग एजेंट्स, कौन कौन से केमिकल्स हो सकते हैं,
इट मे बी एनी अल्काइलेटिंग एजेंट, इट मे बी एनी बेस एनालॉग, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट, मिथाइलेटिंग एजेंट, इथाइलेटिंग एजेंट, बहुत सारे आपने अदर पढ़े हैं, क्लोरीनेटिंग एजेंट, ये सब आपने सुना होगा। तो केमिकल म्यूटेजन इंक्लूड नंबर वन जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेस एनालॉग। अब आपको इसको समझने से पहले आपको बेस समझना पड़ेगा कि क्या होते हैं बेस एनालॉग्स और बेस क्या है एक्चुअल में। तो आपने 4 नाइट्रोजिनस बेस पेयर सुना होगा बेटा डीएनए में, हम +1 में पढ़ के आए हैं, 2 प्यूरिन एंड 2 पिरिमिडिन, 4 बेस पेयर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये आपने सुना है। आपको ये भी पता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल क्या कहती है, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, थाइमिन के साथ, एंड ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, साइटोसिन के साथ, वाइस वर्सा। ऐसा आप पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल में जब आपने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एडेनिन ऑलवेज फॉर्म डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन एंड ग्वानिन एस्टेब्लिश ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विथ साइटोसिन एंड साइटोसिन विथ ग्वानिन, वाइस वर्सा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बेस एनालॉग पे आने से पहले। तो बेस एनालॉग रिजेंबल द नॉर्मल नाइट्रोजिनस बेस पेयर ऑफ, ये वो केमिकल होते हैं जो किन से रिजेंबल करते हैं, नॉर्मल बेस पेयर से रिजेंबल करते हैं। राइट डाउन, बेस एनालॉग्स आर द केमिकल chemical compounds which resemble to किससे रिजेंबल करते हैं, टू दी नॉर्मल नाइट्रोजिनस बेस पेयर ऑफ डीएनए, नॉर्मल नाइट्रोजिनस बेस पेयर ऑफ डीएनए से ये रिजेंबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये रिजेंबल करते हैं और क्या गड़बड़ी करेंगे ये डीएनए के स्ट्रक्चर में, हाउ इट अल्टर आवर जीनोम, कैसे अल्टर करेंगे। तो देखें आप, मैंने यहाँ पे लिखा 5 ब्रोमो यूरासिल। यूरासिल आपको पता ही है नाइट्रोजिनस बेस पेयर होता है, और थाइमिन की जगह पे आरएनए की बात करूँ तो क्या आ जाता है बेटा, आरएनए की बात करूँ राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो थाइमिन की जगह पे कौन सा बेस पेयर होता है, यूरासिल होता है। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूटेड यूरासिल लिखा है, सब्स्टिट्यूएंट आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। 5 ब्रोमो यूरासिल किससे रिजेंबल कर रहा है बेटा, शॉर्ट में हम इसको 5BU ब्रोमो यूरासिल भी बोलते हैं। 5 ब्रोमो यूरासिल ये किससे रिजेंबल करता है बेटा, इट रिजेंबल टू थाइमिन। एग्जैक्टली 5 फ्लोरो यूरासिल, देखें आप फ्लोरो यूरासिल, ये किससे रिजेंबल कर रहा है बेटा, इट रिजेंबल टू थाइमिन। ये किससे रिजेंबल कर रहे हैं, ये जो हैं ये एक्चुअल में क्या है, दीज आर सब्स्टिट्यूटेड यूरासिल, लेकिन ये रिजेंबल किससे कर रहे हैं, रिजेंबल टू थाइमिन। तो सपोज ये एक डीएनए है बेटा, डबल हेलिक्स, क्लियर है पॉइंट, समझ लें आप। यहाँ पे नॉर्मली यदि मैं कहूँ तो ए किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, टी के साथ। इसको मैं सिंपली यहाँ दिखाऊँ तो ए किसके साथ बॉन्ड बना रहा है बेटा, टी, लेकिन टी यहाँ किससे रिजेंबल करना शुरू कर रहा है, 5 ब्रोमो यूरासिल। तो इंस्टेड ऑफ टी सपोज 5 ब्रोमो यूरासिल अटैच हो जाए तो डीएनए का डबल हेलिक्स क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जीनोम में क्या आ गया, चेंज आ गया, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, म्यूटेशन। तो कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो आपके नॉर्मल नाइट्रोजिनस बेस पेयर से रिजेंबल करते हैं, एंड ड्यूरिंग बेस पेयरिंग जब डीएनए से डीएनए बन रहा होता है, रेप्लिकेशन चल रही होती है, तो नॉर्मली एडेनिन से किसको अटैच होना चाहिए था बेटा, थाइमिन को, लेकिन अटैच कौन हो गया, सब्स्टिट्यूटेड यूरासिल अटैच हो गया, बिकॉज दिस सब्स्टिट्यूटेड यूरासिल एग्जैक्टली रिजेंबल टू थायामीन। तो ये कुछ इस तरह की ऑल्टरेशन जो हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यू कैन राइट डाउन, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी, तो आप लिखें, hence these base analogs substitute thiamine
सब्सटीट्यूट थायामीन ऑफ डीएनए, किसको सब्सटीट्यूट कर रहा है? डीएनए, एंड पेयर विद ग्वानिन। बॉन्ड बनाना था किसके साथ बेटा? ए को टी के साथ, लेकिन किसके साथ पेयर हो गया ये? ग्वानिन के साथ। प्लीज़ थोड़ा करेक्ट कर लेना, मैंने ए लिख दिया था। तज ए टी इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल बॉन्डिंग कौन सी होनी थी? ए के साथ टी, लेकिन अब बॉन्डिंग क्या बन गई? जी ब्रोमो यूरासिल। क्या बन गया? जी ब्रोमो यूरासिल। तो आप देख रहे हैं कि हमारे डीएनए में क्या आ चुका है? चेंज। अगेन आई रिकैप हियर कि दीज आर बेस एनालॉग। नॉर्मली इट रिजेंबल टू थायमिन। थायमिन किसके साथ बॉन्डिंग इस्टेब्लिश करता है? एडेनिन के साथ। लेकिन जब थायमिन की जगह पे ब्रोमो यूरासिल आ जाए, फ्लोरो यूरासिल आ जाए, तो इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग विथ एडेनिन इट बाइंड विथ ग्वानिन, एंड द होल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द होल जीनोम get changed, and this condition is said to be mutation. Now come over the second chemical agent. बेस एनालॉग होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। ये वो केमिकल होते हैं जो आपके नॉर्मल नाइट्रोजिनस बेस पेयर से रिजेंबल करते हैं। Now come over the second category of chemical mutagen, and they include alkylating agent. जो भी एजेंट जिस तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कोई भी केमिकल जैसे क्लोरीनेटिंग एजेंट, फ्लोरीनेटिंग एजेंट, मिथाइलेटिंग एजेंट, इथाइलेटिंग एजेंट, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट कम ओवर द नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। मोस्ट ऑफ केसेस में म्यूटेशन लीड करते हैं। एंड द सेकेंड कैटेगरी केमिकल म्यूटाजन को ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको एग्जाम्पल पे मेजर फोकस करना है। तो नेक्स्ट कैटेगरी आ गई केमिकल में ही, अल्काइलेटिंग एजेंट। नेम से ही क्लियर है, एजेंट विच कॉज अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप जिसको आप आर ग्रुप बोलते हो, लाइक वी मस्ट फोकस ओवर एग्जाम्पल। अल्काइलेटिंग एजेंट्स लाइक DES, डाईइथाइल sulfate, and the next one is nitrogen mustard, etc. क्या करते हैं ये एजेंट, इसके बारे में थोड़ा सा लिखें। These agent cause methylation or ethylation of nitrogenous base pair, शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं नाइट्रोजिनस बेस पेयर। क्लियर? दिस कॉज हिंड्रेंस। यदि मिथाइलेट हो चुका है, इथाइलेट हो चुका है, तो क्या बेस पेयरिंग हो पाएगी? डेफिनेटली आंसर आएगा नो। तो ये कंप्लीटली डिस्टॉर्ट द डीएनए डबल हेलिक्स एंड अल्टीमेट कॉज म्यूटेशन। डिस्टॉर्शन लीड करेगी, स्ट्रक्चर को ही अल्टर कर देगी। तो दिस कॉज hindrance in nitrogenous base pairing at the time of replication। किस टाइम पे बेटा ये प्रॉब्लम कब आ रही है? एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन हो रही थी, डीएनए की कॉपी बन रही थी, तो जब बेस पेयरिंग ही नहीं होगी तो इट completely distort the structure of DNA, completely distort the structure, the DNA duplex structure,
तो जब डीएनए डुप्लेक्स स्ट्रक्चर ही डिस्टॉर्ट हो चुका है बेटा इसी को, तो आप क्या बोलते हो, म्यूटेशन बोलते हो। तो ये कुछ केमिकल थे, दो एग्जाम्पल पे फोकस करना है, नो नीड टू कम ओवर कि कैसे ये म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नेम 2 फिजिकल म्यूटाजन, नेम 2 केमिकल म्यूटाजन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये आपके कैंसर कार्सिनोजन में भी होंगे, क्योंकि दी डीएनए अपना अल्टर होता है तो इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर बेटा। नाउ कम ओवर द सेकेंड कैटेगरी ऑफ म्यूटाजन आर द फिजिकल म्यूटाजन। सबसे पहला हमने लिख लिया केमिकल म्यूटाजन, जिसमें आपने 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए एग्जाम्पल, एक केमिकल बेस एनालॉग पढ़ लिया और दूसरा आपने अल्काइलेटिंग एजेंट पढ़ लिया। नाउ कम ओवर द नेक्स्ट वन फिजिकल म्यूटाजन। नेम से क्लियर हो रहा है, दे इंक्लूड टेम्परेचर एंड रेडिएशन। ये किसको इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड टेम्परेचर एंड रेडिएशन। तो एनी अल्टरेशन इन टेम्परेचर, जैसे बहुत जगह पे आप देखते हो बहुत एक्सेस हीट एक्सपोजर या एक्सेसिव कोल्ड चिलिंग एक्सपोजर होता है, तो वो भी किसको रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, म्यूटेशन के लिए। तो नेक्स्ट कम ओवर फिजिकल म्यूटाजन, क्या क्या एजेंट्स आते होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। फटाफट राइट करें। फिजिकल म्यूटाजन, सबसे पहले फिजिकल म्यूटाजन में आ जाते हैं टेम्परेचर। ये वाला क्वेश्चन एक बार नेट में आया है बेटा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आ जाता है टेम्परेचर। हाउ टेम्परेचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटाजन, क्या करता है ये, तो देखें आप, मैंने यहाँ पे लिखा Q10 इज़ इक्वल टू 5। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, ये क्या कह रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये इस तरह का एक बार कॉन्सेप्ट आया था। मीन्स ये किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है बेटा, Q10 इज़ इक्वल टू 5। इरेज कर देती हूँ मैं, होपफुली आपने कर लिया होगा। ब्लैक बोर्ड छोटा है आपका, तो थोड़ा फास्ट लिखिए बेटा। मीन्स इंक्रीज 5 times the rate of mutation, increase 5 times the rate of mutation। कितने टाइम्स रेट ऑफ म्यूटेशन बढ़ रही है, 5 times with every 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ये किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, देखें आप, मैंने कहा Q10 इज इक्वल टू 2 होता, मतलब कितने टाइम म्यूटेशन की रेट इंक्रीज हो रही है, 2 टाइम, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा Q10 इज इक्वल टू 5 टाइम इंक्रीज हो रही है रेट ऑफ म्यूटेशन विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये कहता है बेटा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देगा एंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्म इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। मतलब आपको पता ही होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है आपका, यदि बहुत हाई टेम्परेचर एक्सपोजर होगा तो इट अंडरगो डीनेचुरेशन, दिस रिप्रेजेंट हीट बेटा, हाई टेम्परेचर आपने दे दिया सपोज 90 to 94 डिग्री सेल्सियस, और भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो आवर डबल स्टैंड डीएनए कन्वर्ट इनटू सिंगल स्टैंड डीएनए एंड दैट फिनोमिना इज सेड टू बी डीनेचुरेशन। तो इट ऑल्सो डिस्टॉर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्टेबलाइज नहीं रहने देता डीएनए हेलिक्स को, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है जो किसको लीड करता है बेटा, म्यूटेशन को। नाउ कम ओवर द सेकेंड वन, रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन। नॉर्मल रेडिएशन की बात नहीं कर रही मैं, किसकी बात कर रही हूँ, हाई एनर्जी रेडिएशन। ऐसी रेडिएशन जिसकी एनर्जी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो हाई एनर्जी रेडिएशन किन किन को इंक्लूड करती हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। हाई एनर्जी रेडिएशन इंक्लूड एक्सरे, बीटा रेज, gamma rays and the frequent one is UV rays, ultraviolet radiation, ultraviolet A, ultraviolet B and ultraviolet C solar radiation से आती हैं, आपने सुना ही होगा। and the most lethal one is ultraviolet B, UVB सबसे लीथल होती है। लीथल मतलब लाइफ थ्रेटनिंग, इट इज़ फेटल टू आवर बॉडी, किसी ना किसी पार्ट को जहाँ भी एक्सपोजर हो रहा है इट लीड टू
डैमेजिंग। फॉर एग्जाम्पल स्किन एक्सपोजर हो रहा है तो इट लीड टू मेलानोमा, स्किन कैंसर। आपका कॉर्निया एक्सपोजर हो रहा है तो इट लीड टू स्नो ब्लाइंडनेस और परमानेंट कॉर्निया डैमेज और परमानेंट ब्लाइंडनेस को लीड करता है। तो अल्ट्रावायलेट बी इज़ द मोस्ट लिथल वन एमंग अल्ट्रावायलेट ए, बी एंड सी। क्या करती हैं ये रेज? और अल्ट्रावायलेट आपकी कैसी रेडिएशन है? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन इतना भी डिटेल में नहीं आता। मैं फिर से कह रही हूँ म्यूटाजेन पे क्वेश्चन आपका 1 मार्क में ही आता है बेटा। 1 मार्क मतलब सिर्फ आपको एग्जाम्पल पे फोकस करना है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट राइट डाउन, क्या करती हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन? आयनाइजिंग मतलब एक्सरे, बीटा रेज, गामा रेज, ये आयनाइजिंग रेडिएशन है। अल्ट्रावायलेट आपकी नॉन आयनाइजिंग है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूवी रेज क्या करती हैं ये? तो ये करती क्या है? हाउ इट कॉज म्यूटेशन? इट कॉज फॉर्मेशन ऑफ थायमिन डाइमर। इट कॉज फॉर्मेशन ऑफ थायमिन डाइमर। ये एक बार क्वेश्चन आया है, इसको इम्पॉर्टेंट लिख लें बेटा। इट कॉज थायमिन डाइमर। डाइमर का मतलब टी किसके साथ बॉन्ड बना ले? टी। ऐसा होता है क्या? नो। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? क्या होता है बेटा नॉर्मल कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में ए टी के साथ बॉन्ड बनाता है और टी ए के साथ, यही पढ़ा था ना आपने। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि थायमिन डाइमर बन चुका है। तो अब थायमिन डाइमर बन चुका है तो बताओ क्या डीएनए का स्ट्रक्चर रहेगा रेगुलर या डिस्टॉर्ट हो चुका होगा? डेफिनेटली डिस्टॉर्ट हो चुका होगा। इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ थायमिन डाइमर, हैंस कॉज distortion in DNA duplex। ये देख लें आप, ये मेरा मेन मोटिव था। क्लियर? तो ये थे फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, एंड द नेक्स्ट कैटेगरी 1 इज बायोलॉजिकल म्यूटाजन। बायोलॉजिकल म्यूटाजन नेम से ही क्लियर है, कोई ना कोई लिविंग एजेंट है जो हमारे डीएनए को चेंज कर रहा है, हमारे जीनोम को चेंज कर रहा है। तो बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस इंक्लूड वायरसेस। ये किनको इंक्लूड करते हैं? दे इंक्लूड वायरसेस। ये इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड वायरसेस। कौन कौन से वायरसेस बेटा? लाइक बैक्टीरियोफाज, T2 लैम्डाफाज, बैक्टीरियोफाज, सार्कोमा वायरस एंड पेपिलोमा वायरस। ये सभी वायरसेस कैंसर कॉजिंग एंड इट लीड टू HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है, और इट इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विकल कैंसर, यूटेराइन माउथ के कैंसर को भी लीड करता है। क्लियर? तो अब ये कैंसर को लीड कर रहा है, डेफिनेटली अपने जीनोम को क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा। एंड हाउ इट चेंजेस आवर जीनोम? क्या करते होंगे ये वायरस? तो देखें बेटा ये वायरस क्या करते हैं। आपको पता है वायरस का अपना जेनेटिक मेकअप होता है, लेकिन वायरस होस्ट के बॉडी के बाहर एज सच कैसा एजेंट है बेटा? नॉन लिविंग एजेंट है। मतलब ये होस्ट की मशीनरी को यूटिलाइज करता है अपने रेप्लिकेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए। और जब ये होस्ट के जीनोम को यूज़ कर रहा है अपने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के लिए, तो उसके जीनोम को डेफिनेटली थोड़ा बहुत क्या करेगा? चेंज करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं, सॉरी म्यूटेशन कहते हैं। तो क्या करने वाला है ये वायरस? लिखें फटाफट। तो लिखें यहाँ से, वायरसेस यूटिलाइज क्या करते होंगे? इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, जगह नहीं है, आप ऊपर से लिखें। वायरसेस यूटिलाइज क्या करते हैं? वायरस किसको यूटिलाइज करते हैं? द सेलुलर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। द सेलुलर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल? जिंदा रहने के लिए उसको रेप्लिकेशन करना है। सेंट्रल डोग्मा मैंने बताया था बेटा, कोई भी लिविंग है तो वो लिविंग क्यों है? क्योंकि वो सेंट्रल डोग्मा को फॉलो कर रहा है, अपने डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना रहा है।
तो इसके पास अपना कोई एंजाइम नहीं है, तो वो किसके एंजाइम्स को यूज़ कर रहा है, होस्ट के एंजाइम को यूज़ कर रहा है अपने डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए, अपने डीएनए को ट्रांसक्रिप्ट कराने के लिए, अपने डीएनए को ट्रांसलेट कराने के लिए। तो सेलुलर मशीनरी आर नॉट अ मशीनरी, इट मेनली इंक्लूड ऑल एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ऑल प्रोसेस, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं सर्वाइवल के लिए। द सेलुलर मशीनरी ऑफ हर सेल हैंस involve change in structure and expression of gene, तो ये हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को और उसके एक्सप्रेशन को चेंज करता है एंड अल्टीमेट कॉज म्यूटेशन। तो आपने 3 तरह के एजेंट पढ़े, फटाफट रिकैप करती हूँ जब तक बच्चे लिख रहे हैं। सबसे पहला पढ़ा केमिकल म्यूटाजन, जिसके अंदर आपने 2 एग्जाम्पल पढ़े बेटा, एक बेस एनालॉग पढ़ा और एक आपने पढ़ा अल्काइलेटिंग एजेंट। फिजिकल एजेंट में आपने 2 पढ़े, टेम्परेचर एंड हाई एनर्जी रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में यूवी का रोल पढ़ा कि इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ थायमिन डाइमर विच कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। थर्ड आपने बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस पढ़े, दे मेनली इंक्लूड वायरसेस, और विच टाइप ऑफ वायरसेस लाइक बैक्टीरियोफाजेस, सार्कोमा एंड पेपिलोमा वायरस, दे मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। नाउ कम ओवर द क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन, कि म्यूटेशन कितनी टाइप की होती हैं। तो म्यूटेशन आर ऑफ मेनली 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। म्यूटेशन को अलग अलग बेस पे हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट कम ओवर द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन, फटाफट राइट करें बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालें, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। कितनी क्लास में आपने इसको क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, अलग अलग कैटेगरी है, ऑन द बेसिस ऑफ occurrence in particular type of cell, on the basis of occurrence in particular type of cells। किन सेल के अंदर चल रहा है उसके बेस पे हमने म्यूटेशन को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। कितने टाइप में डिवाइड कर दिया बेटा? 2 टाइप में। कौन कौन सी देख लें। सबसे पहला जर्मिनल म्यूटेशन, जो जर्म सेल में चलेगी उसको जर्मिनल म्यूटेशन कह दोगे, जो सोमेटिक सेल में चलेगी उसको सोमेटिक म्यूटेशन कह दोगे। तो किस तरह की सेल में चल रहा है उसके बेस पे आपने म्यूटेशन को कितनी कैटेगरी में डाल दिया? 2 कैटेगरी में, जर्मिनल म्यूटेशन एंड सोमेटिक म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन देखें आप कहाँ चलती है, अपीयर इन और ऑपरेटेड इन, यू कैन कॉल अपीयरिंग और अपीयरिंग कह सकते हो, ऑपरेटिंग कह सकते हो, अपीयरिंग, जो भी आपको वर्ड प्रॉपर लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपीयरिंग इन जर्मिनल सेल्स, किन में चलती है? जर्मिनल सेल्स में। और जर्मिनल सेल स्पर्म, ओवा, गैमेट्स जिसको बोलते हो, विच लीड टू नेक्स्ट जनरेशन, पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग। डेफिनेटली जर्म सेल में म्यूटेशन आई है, कोई चेंज आया है जेनेटिक मेकअप में, तो डेफिनेटली वो ऑफस्प्रिंग में, प्रोजेनी में पास होगी। मतलब इट इज़ हेरिटेबल इन नेचर। ये कैसा नेचर का होता है? हेरिटेबल, हेरिडिटी होती है इसमें, इट पास टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? वेयर एज सोमेटिक म्यूटेशन अपीयर इन सोमेटिक सेल, नॉर्मल स्किन सेल में हुआ है, अपीयर इन सोमेटिक सेल। स्किन सेल में सपोज जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया एंड इट लीड टू मेलानोमा, स्किन कैंसर, तो क्या वो हेरिटेबल है? डेफिनेटली आंसर आएगा नो। तो अपीयर इन सोमेटिक सेल एंड नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन, नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन। तो आपने देखा कि
सेल किन सेल के अंदर म्यूटेशन हो रहा है उसके बेस में हमने म्यूटेशन को कितनी कैटेगरी में डाल दिया बेटा, 2 कैटेगरी में। नंबर 1 जर्मिनल म्यूटेशन एंड द अनदर वन इज सोमेटिक म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन हेरिटेबल होते हैं और जो सोमेटिक म्यूटेशन है वो नॉन हेरिटेबल होते हैं। ये क्यों नॉन हेरिटेबल होते हैं? क्योंकि ये किस में चल रहे हैं, सोमेटिक सेल में चल रहे हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से एक लेंदी क्वेश्चन बन सकता है और बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपका कंपटीशन के लिए भी, तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस इन क्रोमोसोम और इन जीन। अभी तक आपने किसके बेस पे पढ़ा? अकरेंस ऑफ इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, सेल के बेस पे। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन जो आपके सिलेबस में है इम्पॉर्टेंट, वो कौन सा है बेटा? सेकेंड कैटेगरी ऑफ म्यूटेशन। फटाफट राइट करें, फटाफट। तो नेक्स्ट कैटेगरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से कि ऑन द बेसिस ऑफ, पहला आपने पढ़ा सेल के बेस पे, कहाँ पे चल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ occurrence, on the basis of occurrence in chromosome or in genes। यदि म्यूटेशन क्रोमोसोम में चलेगी तो तुम कह दोगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यदि म्यूटेशन जीन में चलेगी तो आप कह दोगे जीन म्यूटेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और आपकी निट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम से भी ज़्यादा। तो हम थोड़ा सा आ जाते हैं डिटेल में कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होते हैं, जीन म्यूटेशन क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा बेटा, आप डिसऑर्डर भी नहीं कर पाएंगे। आपका लास्ट एनसीईआरटी का चैप्टर खोल के देखें, चैप्टर 5, तो लास्ट में आपके डिसऑर्डर दिए हुए हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से होते हैं। तो आपका जो सारे के सारे डिसऑर्डर गिवन हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, एंड द बेसिक रीज़न बिहाइंड जेनेटिक डिसऑर्डर इज़ क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन। तो आपको ये म्यूटेशन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आपको पेडिग्री और डिसऑर्डर समझ नहीं आएंगे। तो प्लीज़ इस टॉपिक पे फोकस करना, स्नेहा आप ज़रूर फोकस करना इस टॉपिक पे, क्लियर? तो फिर आप जाके पूछोगे कि मैम ये क्या क्यों हो गई ये बीमारी, तो आप यहाँ पे देखना ध्यान से कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होती है और कितने टाइप की होती है। तो 2 तरह की हमने म्यूटेशन डिवाइड कर दी बेटा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड द सेकेंड वन इज जीन म्यूटेशन। तो मुझे लगता है आज हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन ही कवर कर पाएंगे, कल के सेगमेंट में हम जीन म्यूटेशन डिस्कस करेंगे। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन कैसे डिफाइन करोगे आप, क्या होने वाला है? क्रोमोसोम आप पढ़ते ही आ रहे हैं लोअर क्लास से, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आना, उसके नंबर में चेंज आना, उन सबको आप क्या कह देते हो? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। या तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, कोई डिस्टॉर्ट हो जाए, आर्म टूट जाए उसकी कोई ना कोई, या फिर उसके नंबर घट बढ़ जाए, पूरा सेट बढ़ जाए, 1 नंबर घट जाए, 2 नंबर बढ़ जाए, इस तरह से जो चेंज आ रहा है, एब्रेशन आ रहा है, उसको आप क्या बोल देते हो? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन्वॉल्व चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। 1 बाय 1 करेंगे बेटा, पैरेलल नहीं चलेंगे, तो आप ध्यान से देख लें। आज के सेगमेंट में हम सिर्फ क्रोमोसोमल म्यूटेशन डिस्कस कर पाएंगे, थोड़ा लेंदी टॉपिक है। इन्वॉल्व चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आए या उसके स्ट्रक्चर में चेंज आए, और यदि स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं बेटा, क्रोमोसोमल एब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि क्रोमोसोम 5th की आर्म डिलीट हो जाती है, लीड टू क्राइडोकैट सिंड्रोम, जिसमें बच्चा म्याऊं म्याऊं करके क्राई करता है, रोता है। तो इस तरह का आप क्रोमोसोमल एब्रेशन देखेंगे, या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। और यदि स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ किया हमने, एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब डेविएटिंग फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चर। एब्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? डेविएटिंग फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चर। सपोज दिस इज क्रोमोसोम,
क्लियर। अब इसका एक काम यहाँ से इतना सा डिलीट हो जाए, टूट जाए। जब वो एनाफेज में आप देख रहे थे स्पिंडल फाइबर पे भाग रहे थे अपोजिट पोल पे, तो भागते समय कोलाइड हो गया एंड कुछ पार्ट इसका टूट गया, एंड यदि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर से डेविएट कर गया देन वी यूज टर्म क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आना, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आना, दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज सेड टू बी क्रोमोसोमल म्यूटेशन। नाउ कम ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ कि किस तरह से नंबर चेंज आता है, और तो हम डिटेल में चलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कि क्या होती है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, किस तरह से नंबर घटते बढ़ते हैं और उनके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें। दो तरह से क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकते हैं। नंबर 1 चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड नंबर 2 चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेंगे बेटा, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, change in chromosome number, change in chromosome number which is also said to be, नंबर पूरा लिख देती हूँ, क्रोमोसोम नंबर which is also said to be numeric, नंबर घट बढ़ रहे हैं ना बेटा, तो न्यूमेरिक टर्म हम किसके लिए यूज़ करते हैं, नंबर, एंड इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी जीनोमिक म्यूटेशन। क्रोमोसोम में चेंज आया है तो डेफिनेटली हेरिटेबल होगा, नेक्स्ट जनरेशन में प्रोजेनी में पास होगा, क्लियर। तो जीनोमिक म्यूटेशन। तो क्रोमोसोम नंबर कैसे घटेंगे बढ़ेंगे, उसके लिए क्या स्पेशल टर्म यूज़ करते हो, अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर नेट प्लस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो थोड़ा सा इस टॉपिक पे फोकस करना बेटा। आज हम सिर्फ क्रोमोसोम नंबर कैसे घट बढ़ रहे हैं और उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। या तो क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट ही बढ़ जाए बेटा, या सिर्फ एक आध नंबर घटे बढ़ें, तो उसके लिए हमने दो टर्म यूज़ किए। सबसे पहला लिखें पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी इज इंड्यूस्ड इन प्लांट्स नॉट इन केस ऑफ एनिमल। पॉली का मतलब मेनी, प्लॉइडी का मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी यूप्लॉइडी, जिसमें सेट बढ़ता है ना कि क्रोमोसोम के नंबर बढ़ते हैं। उस तरह के क्रोमोसोमल म्यूटेशन को क्या बोलते हो आप, पॉलीप्लॉइडी। एंड द सेकेंड वन जिसमें सेट नहीं बढ़ता, एक आध नंबर घटते बढ़ते हैं, क्रोमोसोम नंबर चेंज बाय 1 or 2, एंड दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज सेड टू बी एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देती हूँ ताकि आप फोकस करें इसके ऊपर। हाउ कैन यू डिफाइन, पहले इन दो सारे टर्म समझ लें, क्योंकि जब तक टर्म नहीं समझेंगे तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है बेटा, ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। तो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, प्लॉइडी का मतलब सेट। मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। नॉर्मली इंडिविजुअल कैसे हैं बेटा, डिप्लॉयड। लेकिन जैसे आप जो वीट खाते हो, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ब्रेड वीट खाते हो ना बेटा, जो आटा हम खाते हैं इसको हम ब्रेड वीट कहते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम, ब्रेड वीट, जो आप आटा मिलिंग के बाद जो चपाती खाते हो, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये हेक्साप्लॉइड है। हेक्सा का मतलब 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसमें। नॉर्मली कोई स्पीसीज कैसी होगी बेटा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, लेकिन ये 6n है, इसके नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा दिए, तो हमने इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया, पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी जिसमें मोर देन 2 सेट्स हों, उसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, पॉलीप्लॉइडी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखवा देती हूँ, फिर हम चलेंगे यूप्लॉइडी पे। क्या होता है पॉलीप्लॉइडी, नॉर्मली हम इंड्यूस करते हैं, तो कैसे इंड्यूस करते हैं इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो पॉलीप्लॉइडी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, इट इज़ आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, artificially induced via certain chemical, via colchicine and granosine। ये वो केमिकल होते हैं
विच इंटरफेयर इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, जो किस में इंटरफेयर करते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में। तो आप मुझे बताओ, स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनेंगे तो क्रोमोसोम जो डुप्लीकेट हुए हैं ड्यूरिंग इंटरफेज वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे डॉटर सेल में, और सेट्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, सारा +1 का कॉन्सेप्ट है बेटा, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो एक बार जिन बच्चों को ये समझ ना आए टॉपिक, प्लीज़ गो थ्रू इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज, क्या होते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन, उन सब का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। तो दीज आर माइटोटिक पॉइजन। इनको क्या क्यों कहा जाता है माइटोटिक पॉइजन? क्योंकि ये माइटोसिस को कंप्लीट नहीं होने देते। दे इंटरफेयर इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। इट हो गया, क्या कर रहे हैं ये? इट लीड टू, इट इंटरफेयर in spindle fiber formation, hence responsible for increase in sets of chromosome। सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या बढ़ते चले जा रहे हैं, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इंक्रीज इन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट या दिस फिनोमिना या दिस इफेक्ट इज नॉन एज गीगाज इफेक्ट। गीगाज का मतलब, सपोज मैं कहूँ कि ये एक क्रोमोसोम है बेटा, इसके ऊपर ये जीन लोकेटेड है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साइज़। समझ लें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लिखें मत हर चीज़ को। साइज़ ऑफ व्हीट कर्नल, ये एक ऐसा जीन है जो आपके व्हीट के ग्रेन के साइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यदि क्रोमोसोम 2 हैं तो ये सपोज 2 डोमिनेंट जीन है, लेकिन यदि मैं इसके सेट्स बढ़ा दूँ, मैं 2 से 4 कर दूँ, 4 से 6 कर दूं क्रोमोसोम, 3 सेट्स, 4 सेट, 5 सेट, 6 सेट, तो इन गुड जीन के नंबर्स भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब यदि गुड जीन के नंबर बढ़ेंगे तो व्हीट साइज, व्हीट कर्नल साइज, व्हीट का जो ग्रेन साइज है वो बढ़ता जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जनरली प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी क्यों इंड्यूस की जाती है, ताकि गुड जीन के नंबर बढ़ाए जाएँ। गुड जीन के नंबर बढ़ेंगे तो ट्रेट्स भी क्या होंगे, इम्प्रोवाइज होंगे, एंड दैट इफेक्ट इज सेड टू बी गीगाज इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट। क्लियर? तो एडिटिव इफेक्ट ऑफ गुड जीन, एडिटिव इफेक्ट ऑफ गुड जीन, एडिटिव इफेक्ट ऑफ गुड जीन, इफेक्ट ऑफ गुड जीन। गीगाज इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एडिटिव इफेक्ट ऑफ गुड जीन। क्या करते हैं ये? मीन्स टू इम्प्रूव डिजायरेबल फीचर्स इन प्लांट ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गीगाज इफेक्ट हमने क्यों इंड्यूस किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम 2 माइटोटिक केमिकल या केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीप्लॉइडी। यू कैन राइट डाउन कॉल्चिसिन एंड ग्रेनोसन। क्यों ये इंटरफेयर करते हैं, कैसे ये क्रोमोसोम के सेट बढ़ाते हैं, क्योंकि किसकी फॉर्मेशन में इंटरफेयर करते हैं, स्पिंडल फाइबर। क्योंकि एडिटिव इफेक्ट हो रहा है, गुड जीन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जिसको आपने क्या कह दिया, गीगाज इफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख लें कि पॉलीप्लॉइडी हो रही है, गुड जीन के नंबर बढ़ रहे हैं। तो गीगाज इफेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? मीन्स improve desirable features in plants due to increase in frequency of dominant allele, डोमिनेंट एलील। ठीक है बेटा? तो आपने देखा कि पॉलीप्लॉइडी नॉर्मली एनिमल में हम इंड्यूस नहीं करते, ये हम प्लांट्स में इंड्यूस करते हैं। किन केमिकल की हेल्प से इंड्यूस करते हैं? कॉल्चिसिन एंड ग्रेनोसन।
और ये प्लांट में कौन से इफेक्ट को लीड करता है? गिगाज इफेक्ट, जिनमें क्रोमोसोम के सेट्स बढ़ रहे हैं, कंप्लीट सेट बढ़ रहे हैं। हैप्लॉइड कन्वर्ट इनटू डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड। तो जिनमें सेट्स बढ़ते हैं वी यूज टर्म यूप्लॉइडी। कंप्लीट सेट का बढ़ना यूप्लॉइडी, यू का मतलब कंप्लीट, प्लॉइडी का मतलब सेट, और पॉली का मतलब मोर देन 2 सेट। तो बोथ आर सिनोनिमस टर्म। जिनमें मेनी सेट्स हों उनके लिए हमने टर्म क्या यूज़ कर दिया? पॉलीप्लॉइडी। तो नेक्स्ट कम ओवर, क्या होती हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, ये कई बार डिफरेंस पूछा जाता है यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी में। तो इसको इरेज करती हूँ बेटा, फटाफट राइट करें। लिखें फटाफट। हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख लें, यूप्लॉइडी कैसे डिफाइन करोगे आप इसको? यूप्लॉइडी क्रोमोसोम नंबर चेंजेस बाय अ सेट, कंप्लीट सेट का घटना बढ़ना, changes by a set. Clear? For example you can write down, if individual with one set, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको हम लिखते हैं हैप्लॉइड। क्लियर? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो वी यूज टर्म डिप्लॉइड। ये सब आपने पढ़ा ही है, फिर भी थोड़ा सा जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको पता होना चाहिए। 3 सेट्स हैं ट्रिप्लॉइड, 4 सेट्स हैं टेट्राप्लॉइड, सो ऑन। क्लियर? हेक्साप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, मेनी सेट्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो वी यूज टर्म पॉलीप्लॉइड। मेनी सेट्स, मेनी, पॉली का मतलब मेनी। तो जिसमें क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहे हैं बाय अ सेट वी यूज टर्म यूप्लॉइडी। यू का मतलब कंप्लीट सेट, एनयू का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर चेंजेस बाय 1 और 2, जिसमें नंबर 1 और 2 घट रहे हैं, या तो +-1 और +-2, जिसमें नंबर 1 घटे या 1 बढ़े, 2 बढ़े या 2 घटे, उसके लिए हमने टर्म क्या यूज़ कर दिया बेटा? पॉलीप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? वो 2 तरह की पढ़ लिया आपने, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। यदि घट रहे हैं नंबर वी यूज़ टर्म हाइपोप्लॉइडी, बढ़ रहे हैं नंबर तो हम टर्म यूज़ कर देंगे हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी में नंबर घटते हैं, हाइपरप्लॉइडी में नंबर बढ़ते हैं। हाइपोप्लॉइडी में नंबर क्या हो रहे हैं बेटा? घट रहे हैं, और हाइपोप्लॉइडी में नंबर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा पॉलीप्लॉइडी यूप्लॉइडी किस वजह से होती है? कौन से केमिकल पॉलीप्लॉइडी को यूप्लॉइडी को लीड करते हैं? कॉल्चिसिन एंड ग्रेनोसन। एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ प्लांट, या हम इंड्यूस करते हैं प्लांट्स में टू इम्प्रोवाइज द ट्रेट बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। और एन्यूप्लॉइडी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को लीड करती है। तो एन्यूप्लॉइडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो कल का जो सेगमेंट है बेटा वो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे एन्यूप्लॉइडी से।